दोस्तों, अगर सोच लीजिए, अगर आप किसी मजबूरी में हैं और उस मजबूरी को दूर करने के लिए आप सबसे पहले पुलिस का मदद लेते हैं, लेकिन अगर वही पुलिस कुछ ऐसा बुरा काम करके वह फंसा हो तो आखिर उसकी मदद वह पुलिस वाला अब कैसे करेगा? ज़रा सोच के देखिएगा। आज की घटना में सेम कुछ उसी पुलिस वाले पर निर्भर है, क्योंकि एक रक्षक होता है, एक ऐसा भक्षक बन जाता है जिसकी वजह से वह खुद जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या किया आज की घटना में एक रक्षक ने? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है इधर अमरोहा, और ठीक उसी में ही एक जाना माना अब राजपुर थाना पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक सकरपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं अब नरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी अब पत्नी भी होती है बलेश देवी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। इधर नरेंद्र कुमार के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 13 साल के आसपास होता है। लेकिन नरेंद्र कुमार जो था मौके पर मजदूरी कर कर अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाया करता था। लेकिन उसकी अपनी जो पत्नी होती है अब इधर बलेश देवी, मौके पर अपने ही कमजोरियों से इतना परेशान, जिसकी वजह से उसका जो अपना पति होता है उसकी बीमारी को दूर कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। पता चलता है उसको एलर्जी है, जिसकी वजह से अब उसकी दवाई बराबर जो होता है इधर चला करता था। और ठीक है नजीराबाद जो पड़ता है वहीं उसके अपने मेन डॉक्टर होते हैं। उसी नजीराबाद में उसका बराबर जो होता है दवाई लेने के लिए अब आना जाना होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक जैसे 27 सितंबर अब साल 2019 का ही अब दोपहर का वक्त होता है, तो उसी दिन नरेंद्र कुमार जो होता है अब अपनी बाइक लेने के बाद ठीक जो होता है अब नजीबाबाद के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर से मुलाकात कर कर अपनी पत्नी बालेश देवी के लिए अब दवाइयाँ लेना था। तो वह निकल तो जाता है, लेकिन इधर शाम का टाइम हो जाता है, लेकिन इधर नरेंद्र कुमार वापस नहीं लौटा, जिसकी वजह से बालेश देवी अब परेशान हो जाती है कि रोज़ तो वह लौट आते थे लेकिन आज क्यों नहीं लौटे। यही बात सोच कर अपना मोबाइल निकालती है और अपने पति के पास कॉल कर देती है, तो बंद बता देता है, और दोबारा फिर कॉल करती है, फिर बंद बता देता है। लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, फिर कोशिश करती है, फिर बंद बता, जिसकी वजह से अब वह परेशान हो जाती है। और तुरंत बालेश देवी जो होती है अब इसकी जो सूचना होता है अपने ससुर अब समरपाल सिंह को दे देती है, और समरपाल सिंह जैसे खबर पाते हैं तो खुद अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने ही रिश्तेदारों में फ़ोन करते हैं, और कई जगह फ़ोन करते हैं। लेकिन इधर जो होता है उनके बेटे अब नरेंद्र के आने के बारे में सूचना उन्हें नहीं मिलता है। रात का 12 बजे के वक्त हो जाता है, तो उस वक्त बालेश देवी जो होती है फिर कॉल करती है कि हो सकता है उनका मोबाइल अब बंद हो गया हो, अब चार्ज हो गया, यही सब सोच साच कर तो कॉल करती है, लेकिन बंद बता देता है। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम जो होता है अब बालेश देवी के घर काफ़ी जो होता है रिश्तेदार पहुँच जाते हैं, और इधर समरपाल सिंह भी पहुँच जाते हैं, और अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए अब जो होता है गाँव में काफ़ी लोगों के घर हो जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते, लेकिन वहाँ भी कुछ अता पता नहीं चलता है। ऐसे पूरा का पूरा 8 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन नरेंद्र कुमार जो होता अपने घर वापस लौट के नहीं आता। लेकिन जैसे ही अब 6 अक्टूबर साल 2019 का वक्त होता है, तो उसी वक्त समरपाल सिंह अपनी बहू अब बालेश को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक अपने थाने अब राजपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ के थाना जो प्रभारी होते हैं रूबी के मुंह से सारी बात सुनते हैं नरेंद्र के बारे में, और सुनने के बाद उसी वक्त नरेंद्र का मोबाइल नंबर लेते हैं और फ़ोटो लेते हैं, और उसके मोबाइल नंबर का पूरा जो होता सीडीआर डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले अब वहाँ सर्विलांस टीम के पास भेज दिया जाता है, और पुलिस की टीम गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है। अब इस केस की छानबीन करना उसी वक्त अब शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है पुलिस नरेंद्र के बारे में कुछ अता पता नहीं चलती, और दूसरी तरफ जो होता है बालेश देवी कई बार थाने की चक्कर मारती है। थाना प्रभारी वहीं पर होते हैं, और बालेश देवी जो होती है बड़ी जिज्ञासावक थाना प्रभारी से पूछताछ करती है। तो थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि एक बात बताइए, आपके जो पति नरेंद्र हैं
क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी है या तो किसी के साथ उनकी करीबी रिश्ता। अब इस तरह की बात अब जैसे ही अब बालेश देवी सुनती है कहने लग जाती कि साहब हाँ, हमारी जो अपने पति है, एक अपनी प्रेमिका है रूबी, जो साहब ठीक है मुरादाबाद के ही जो काशी राम नगर पड़ता है साहब वहीं रहती है। साहब उस मकान के मालिक होते हैं योगेश कुमार। योगेश कुमार साहब जो होता ना वह यूपी पुलिस में है। उनकी जो मौके पर वह जाकर पोस्टिंग हुई है मुरादाबाद के जो बिलारी थाना पड़ता है साहब वहीं हुआ है। साहब इधर योगेश और रूबी के बीच जो होता है कई बार हमारे पति ने दोनों को एक साथ है कई बार चक्कर के साथ पकड़ा है, इसकी जानकारी साहब हमें थी। और इसी बात को लेकर साहब रूबी योगेश हमारे पति के साथ आए दिन अब झगड़े तरार किया करते थे। पुलिस की टीम जो होती है इधर बालेश देवी के मुँह से सारी बात सुन लेती और सुनने के बाद ठीक 19 अक्टूबर साल 2019 को ही अब जो होता है इधर नरेंद्र कुमार का अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को अब सिलसिलेवार जांच पड़ताल के लिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब नरेंद्र के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल का डाटा ले लेती है। अब उससे पता चलता नरेंद्र के मोबाइल पर लगातार एक युवती से बार बार बात हुआ करता था और उस युवती के बारे में पुलिस की टीम जब जानकारी ले पता चलता वह जो नंबर होता है अब रूबी अग्रवाल का ही होता है। रूबी अग्रवाल जो ठीक काशी रामनगर की थी है और लोकेशन जो होता है वहीं मिलता। पुलिस की जो टीम होती है सारा का सारा शंका अब रूबी के ऊपर जमा बैठती है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि रूबी और साथ में जो कांस्टेबल होते हैं योगेश के बीच में कैसा रिश्ता है। इसीलिए पुलिस की टीम रूबी के मोबाइल नंबर का भी CDR डिटेल निकालती है। तो पता चलता है रूबी के मोबाइल नंबर पर जो होता है एक नंबर से कई बार बात हुआ करते थे। उस नंबर के बारे में पुलिस की टीम जानकारी ले लेती है तो वह नंबर निकल के आता ठीक यूपी सिपाही योगेश कुमार का है। पुलिस की टीम का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर योगेश कुमार के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त योगेश के पास फ़ोन कर देती है। तो योगेश फ़ोन को रिसीव करते हैं, कहने लग जाते कि साहब हम इस समय ना बिलारी थाने में ही मौके पर तैनात हैं। तो दूसरी तरफ से जो होता है अब राजपुरा के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं योगेश से कहने लग जाते हैं कि हमें आपसे अर्जेंट बात करना है और आपको हमारे थाने आना पड़ेगा। यह बात जैसे ही योगेश दूसरे सब सुनता कहने लग जाता कि हमें कुछ घंटे का वक्त लगेगा तो हम मौका पाएंगे साहब आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही घंटे भर का वक्त बीतने के बाद जो होता है अब शाम के टाइम में योगेश अब राजपुर थाने में पहुंच जाता है। थाना प्रभारी सामने होते हैं, उन्हीं के सामने खड़ा हो जाता है। थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं अच्छा एक बात बताओ क्या तुम रूबी को जानते हो। यह बात जैसे ही योगेश सुनता कहने लग जाता कि साहब हाँ हम रूबी को जानते हैं और साथ में उसका अपना प्रेमी है इधर नरेंद्र कुमार के बारे में जानते हैं। साहब दोनों ही तो हमारे ही किराएदार हैं और हमारे ही किराएदार के तौर पर रूम में रहा करते थे। साहब हमारा उनका जो होता है बराबर बोलना चालना है। अब इस तरह की बात थाना प्रभारी जो होते हैं योगेश के मुख से सुनने के बाद जो होता कहने लग जाते कि एक बात बताओ और रूबी और तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है। अब इस तरह की बात जब योगेश सुनता उसी वक्त चौंक जाता, कहने लग जाता कि साहब हम तो आपके ही टीम के हैं, साहब आप हमारे ऊपर कैसे शंका कर रहे हैं। लेकिन थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं योगेश के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके हर इशारे और लफ्ज़ों को पहचान लेते हैं। कहने लग जाते कि बता दो जो रूबी और तुम्हारा नरेंद्र की गायब करने में अब किस तरह का हाथ है। लेकिन जैसे योगेश इस तरह की बात सुनते उसी समय चौंक जाता, वहीं जो होता है उसके चेहरे उसके हाथ जो होते हैं दाएं बाएं होने लग जाते हैं। थाना प्रभारी उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर समझ जाते कि बस करो योगेश जो होता है अब हमारे सामने ही झूठ बोलने वाला है। उसकी टीम करने लग जाती कि एक बात आपको भी पता होगा कि आप भी पुलिसकर्मी हैं और हम भी पुलिसकर्मी हैं। पुलिस टीम अपराधी के सामने कैसा रवैया अपनाती है सच को लुभाने के लिए आपको भी समझ जाना चाहिए। और थाना प्रभारी यह बात जब कहते हैं योगेश के जो चेहरे होते हैं जो अब नायाब होते हैं पूरी तरह से गिरना शुरू हो जाते हैं। और थाना प्रभारी समझ जाते हैं योगेश पुलिस के सामने अब झूठ पे झूठ बोलने वाले हैं। और उसी समय एक दिलदार को इशारा मारते थाना प्रभारी कहने लग जाते कि आप जो होता है योगेश को जेल के अंदर डालो। लेकिन यह बात जैसे योगेश सुनने के बाद उसी समय इंस्पेक्टर साहब सामने कहने लग जाता कि साहब ने कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ के जो पहरेदार होते वह ले जाकर योगेश को जेल के अंदर जब डालना शुरू कर देते हैं तो योगेश उनसे मिन्नतें करता है कि हम आपके ही स्टाफ के हैं, आप हमें छोड़ दीजिए, हमने ऐसा कोई गलती नहीं किया। लेकिन जैसे ही आधे घंटे को बीता तो उसी वक्त राजपुरा के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं दोबारा थाने में घुसते हैं और कहने लग जाते हैं योगेश देखो अगर तुम हमारे सामने अपना जुल्म बड़े स्वाभाविक तौर से अब कबूल कर लोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हें बड़ा जल्द यहाँ से रिहा करा दें।
यह बात जब सुनता है योगेश, सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब की बातों पर यकीन कर लेता है और चंद मिनट के अंदर बड़ी जल्दी टूट जाता, कहने लग जाता कि साहब नरेंद्र कुमार इस दुनिया में है ही नहीं। हम और हमारे दो दोस्त और रूबी अग्रवाल ने मिलकर साहब उसकी बड़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। और यह बात जैसे इंस्पेक्टर साहब सुनते कि योगेश कुमार के मुंह से उसी वक्त चौंक जाते हैं और योगेश कुमार जो होता है उसी समय सारी बात समझा देता है। और योगेश कुमार इंस्पेक्टर साहब और साथ में रजपुरा की कई टीम को अपने साथ लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है इशारों के तहत जीप में बैठता है और जीप चलाते चलाते अब इधर जो होता है वहाँ के ड्राइवर अब वहाँ के ड्राइवर इधर मुरादाबाद के ही अब अमरपुर काशीपुर एक गांव पड़ता है। अब अमरपुर काशी एक गांव पड़ता है, उसी गांव में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद एक घर होता है, उसी घर के सामने अब एक कुआं होता है, उसी कुएं की तरफ जो होता है योगेश इशारा मारता है और कुएं को जो होता है रात के ही टाइम में कई घंटे मजदूरों द्वारा खोदा, लगभग 25 फीट जब गड्ढा खोदे तो उसी में एक डेड बॉडी बरामद होती है। और इसकी जो सूचना होता है अब जाकर बलेश देवी और साथ में समरपाल को दे देता। समरपाल और बलेश देवी जैसे पहुँचते उसी वक्त कुएं के पास अपने पति नरेंद्र कुमार की बॉडी को देखकर वहीं सिनात करते वहीं दाढ़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा भरती है और उठाकर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भेजती है। और एक टीम जो होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए काशीराम नगर जाती है, वहाँ से रूबी अग्रवाल को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में इधर अमरपुर काशी गांव के रहने वाले उसके अपने करीबी जो दोस्त होते हैं दोनों को उसी गांव से कस्टडी में ले जाता है और इधर ले जाकर अब चारों के थानों में पेश किया जाता है। लेकिन जो सच्चाई चारों मिलकर थाने में रखते हैं इसे सुनने के बाद लोग एकदम सा सन्न सा रह जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है इधर अमरोहा और ठीक उसी में ही एक जाना माना असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है अमरोहा और ठीक उसी में ही एक रजपुर जाना माना अब गांव पड़ता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला है अमरोहा और ठीक उसी में ही एक रजपुर जाना माना थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक शंकरपुर जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं समरपाल सिंह और उनके परिवार में टोटल अब 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। उनका अपना जो सबसे बड़ा बेटा होता है अब वह नरेंद्र सिंह होता है और नरेंद्र सिंह जो होता है मौके पर इधर अब नरेंद्र सिंह जो होता है अब अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर जो होता है अपना नाम और मान सम्मान अपने एरिया में कमाना शुरू कर देता। लेकिन जैसे ही अब नरेंद्र सिंह शादी के जरिए पहुंचता साल 2003 में उसके जो अपने पिता होते समरपाल सिंह अब उसकी जो शादी होता है वह जाकर ठीक धनौरा कस्बा का ही एक नेकपुर गांव पड़ता, उसी गांव की रहने वाली होती है अब बलेश देवी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती पढ़ी लिखी होती है। अब आनंद फानंद में जाकर इधर नरेंद्र और साथ में बलेश देवी के शादी भी हो जाता है। तो तरीके से ज़िंदगी जो होता है बलेश देवी और नरेंद्र के बीतना शुरू हो जाता है, वक्त गुजरने लग जाता है। वक्त के साथ जो होता है इधर नरेंद्र टोटल 3 बच्चों का अब पिता बन जाता है जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इधर ज़िंदगी बड़े तौर तरीके से चलती है लेकिन अपने परिवार की अपने मजबूरियों को जब नरेंद्र देखता है देखने में उसको भी आभास हो जाता है कि यहाँ रहकर गांव में दिहाड़ी मजदूरी से हमारी पारिवारिक अब खर्चा चलने वाला नहीं है। लेकिन उसी बीच जो होता है वह सोचता है कि अब राजनीति में हाथ बढ़ाया जाए और तभी जो होता है उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर एक जाने माने इधर सांसद होते हैं उसी इलाके के, उनसे जाकर मौके पर मुलाकात करता। मुलाकात करने की वजह से अब उनके साथ काफ़ी उठका बैठका जिसके वजह नरेंद्र जो होता है उनके साथ इतनी हितब्यौरी बना लेता है कि ठीक अब उनका ही बॉडीगार्ड बन जाता है और उसी वक्त जो होता है उनके विश्वासों में पूरी तरह से भरोसे के तहत बन जाता है। अब इधर नरेंद्र और साथ में सांसद की मुलाकात बराबर चलने लग जाती है जिसकी वजह से अब नरेंद्र जो होता है उन्हीं के इशारों पर चलने लग जाता है। लेकिन इधर अब वहाँ जो पूर्व सांसद होते हैं देवेंद्र नागपाल मौके पर एक घनिष्ठ मित्रता के नाते जो होता है राय मशवरा देते क्योंकि उनका अपना एक खुद का ही रेस्टोरेंट होता है जो ठीक इधर गजरौला में होता है
और मेला रेस्टोरेंट के नाम से जाना माना होता है, क्योंकि दिल्ली से और साथ में कई ज़िलों से अगर बसें आती जाती तो वहाँ ज़रूर स्टॉप मारती, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। और पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जो होते हैं अब नरेंद्र को यह सलाह देते हैं कि तुम हमारे ही रेस्टोरेंट में एक दुकान खोल लो, और नरेंद्र उनकी बात मान लेता है और उन्हीं के रेस्टोरेंट में अब एक किराने की दुकान खोल लेता है और वही चलाना जो शुरू कर देता है। और काफ़ी महीने के अंदर जो होता है उस दुकान से उसे काफ़ी आमदनी होने लग जाती, जिसकी वजह से अब जो होता है वह रेस्टोरेंट को भी देखभाल शुरू कर देता है। विश्वास के नाते जो होता है अब देवेंद्र नागपाल जो होते हैं उसके ऊपर तौर तरीके से भरोसा करते हुए अब उसके हाथों में काफ़ी सारी जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता है, अब उसी रेस्टोरेंट में जो होता है तौर तरीके से उसकी ज़िंदगी होता है अब बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते कई साल को जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद उसका उस रेस्टोरेंट में काफ़ी रुतबा बढ़ जाता है। तभी इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है वह मुलाकात जाकर एक रूबी नाम खूबसूरत युवती से हो जाता है, जिसकी वजह से अब उस युवती के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। क्योंकि जो युवती होती है वह जो होता है उस रेस्टोरेंट की अब खीर की काफ़ी शौकीन होती है, और शौकीन के नाते जो होता है इधर नरेंद्र जो होता है उस युवती के पास जब जाता तो खीर अपने हाथों से लेके जाता, रूबी को खिलाते पिलाते, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी अब रूबी के साथ उसकी पहचान बन जाती है। रूबी अग्रवाल जो होती है ठीक उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर पड़ता है ठीक वहीं के रहने वाली होती है। उसके अपने पिता होते हैं अब सुरेश अग्रवाल। सुरेश अग्रवाल के टोटल इधर 3 ही बच्चे होते हैं। अब रूबी अग्रवाल के टोटल अपना 2 भाई भी होते हैं, और जिसमें बड़ा भाई जो होता है इधर दीपक अग्रवाल होता है, जिसकी जो शादी होता है ठीक अब गजरौला में होता है। अब दीपक अग्रवाल जो होता है अपनी पत्नी को लेता है ठीक गजरौला के ही अब एक इलाके में रहना शुरू कर देता है। लेकिन रूबी अग्रवाल का अपना जो सबसे छोटा भाई होता है पानीपत में रहने लग जाता है। लेकिन इधर रूबी अग्रवाल की जो शादी होती है वह शादी जाकर अब उधर सुरेश अग्रवाल से हसनपुर का ही रहने वाला उमेश अग्रवाल से करा देते हैं। लेकिन रूबी जब पहली बार ससुराल जाती है, शादी के कुछ वक्त उधर से गुजारती है, लेकिन शादी के बाद उसको बड़ी तेज धक्का लग जाता है कि हमारा पति हमें जैसा चाहिए वैसा तो नहीं मिला, क्योंकि रूबी पूरी तरह से खुले विचारों वाली थी। उसका बराबर शहरों में घूमना फिरना एक आदत सब बन गया होता है। लेकिन जब पति को देखती कि इसमें कोई स्टंट नहीं ले रहा, जिसकी वजह से रूबी जो होती है अब पति से अब दूरी कसना शुरू कर देती। आए दिन रूबी और इधर उमेश अग्रवाल के बीच अब झगड़े तड़ा शुरू हो जाते हैं। लेकिन रूबी जो होती है उसी वक्त फैसला लेती है, और फैसला लेने के बाद अपने बड़े भाई के पास गजरौला आ जाती। फिर जब वहाँ आ जाती तो उसका बराबर जो होता है अब मेला रेस्टोरेंट में आना जाना बढ़ जाता, और इधर खीर की शौकीन होती है। तो इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर नरेंद्र से हो जाता है, और जब नरेंद्र से हो जाता है नरेंद्र से जान पहचान बनता है। नरेंद्र के सामने जो होती है और रूबी अपनी सारी परेशानी शेयर कर देती, जिसकी वजह से नरेंद्र बड़ी जल्दी रूबी के सामने भाव देने की भरपूर कोशिश करता, और चंद महीने के अंदर जो होता है रूबी उसके हरकतों को समझ जाती है। और फिर जो होता है दोनों के बीच बराबर दोस्ती का रिश्ता पनपता, और फिर जो होता है रूबी का बराबर उस रेस्टोरेंट में इस तरह आना जाना बढ़ जाता कि नरेंद्र जो होता है भरपूर तरीके से उस होटल में आते ही रूबी का सेवा पानी करना शुरू कर देता है। और रूबी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने की कस्में भी इधर नरेंद्र के साथ खा लेती है, और फिर दोनों मिलकर अब जो होता है बराबर रेस्टोरेंट में और साथ में कई मॉल में घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और इसी बीच रूबी और नरेंद्र अग्रवाल के बीच अनैतिक रिश्ता पनप जाता है। रिश्ता जो होता है बराबर चलने लग जाता है, क्योंकि गजरौला और साथ में रूबी का जो अपना ससुराल होता है उसकी लगभग दूरी 14 किलोमीटर का होता है, जिसकी वजह से रूबी बराबर रेस्टोरेंट में आने के बाद कभी रात कभी दिन पूरा वक्त जो होता है नरेंद्र के साथ बिताती। फिर नरेंद्र को भी अपनी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाता है। लेकिन इसी बीच इसकी जो खबर होता है अब जाकर रूबी के ससुराल वालों को लग जाता है, जिसकी वजह से विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों इधर अपने प्यार को पूरी तरह से मजबूत डोरी बांधने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। रूबी के ससुराल एक तो हो जाते, थाने में जाते, मुकदमा भी अब दर्ज करवा देते हैं। करवाने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम होती है इधर नरेंद्र और रूबी को ले जाती, थाने में पेश कर देती है। लेकिन जब रूबी को देखती है कि रूबी की जो बोल चाल की जो भाषा है वो अपने ससुराल के लिए हो, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब ले जाती अपने ही थाने में नरेंद्र को बंद कर दी। लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन दोबारा जब नरेंद्र छूटता है ठीक घटना से मात्र अब 10 साल पहले छूटने के बाद जो था अब नरेंद्र दोबारा रूबी से मुलाकात करने के लिए अब रेस्टोरेंट में जाता, बराबर फिर मुलाकात होने लग जाता है। अब वक्त जब बीता तो इसी बीच अब इसकी जो सूचना होता है जाकर नरेंद्र की अपनी जो पत्नी होती है बलेश देवी को लग जाता है। अब बलेश देवी जो होती है अब इधर विरोध करना जब शुरू कर देती है, शुरू करते ही अब इधर नरेंद्र
और साथ में रूबी अग्रवाल दोनों फैसला लेते हैं। और फैसला लेने के बाद ठीक गजरौला में ही एक जो होता है अब कमरा लेते वहाँ रहने लग जाते हैं। लेकिन रहते हैं जब कुछ महीने का वक्त बीतने की वजह से अब रूबी के जो ससुराल वाले होते हैं हर बात जो होता है रूबी को नरेंद्र से दूर कहने की सलाह लेते हैं, जिसकी वजह से इधर रूबी हर वक्त अपने ससुराल झगड़ बैठती। रूबी और इधर नरेंद्र दोनों जब परेशान होने की वजह से अब ठीक फैसला लेते हैं और आकर इधर मुरादाबाद के जो मझौला पड़ता है वही काशीराम कॉलोनी पड़ता है, उसी में जाकर अब जो होता है योगेश है यूपी पुलिस सिपाही कर्मी से मुलाकात करते हैं और उसी के ही मकान में इधर कमरा लेते फिर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन योगेश जो होता है इधर बड़ी जल्दी नरेंद्र से घुल मिल जाता, दोस्ती के नाते जो होता है दोनों का बराबर उठका बैठका बन जाता है और दोनों ही एक साथ बैठकर अब शराब का सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। योगेश का जो होता है बराबर नरेंद्र के कमरे पर आना जाना बन जाता, जिसकी वजह से इधर योगेश एक दिन रूबी के खूबसूरती को देखता और दीवाना सा हो जाता है और फिर रूबी से जो होता है भाभी देवर का योगेश रिश्ता बनाता है और इस तरह बना लेता है कि दोनों के बीच जो होता है ठिठोले बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अपनी मन की बात जो होता है रूबी अग्रवाल योगेश कुमार के सामने शेयर कर देती है। योगेश समझ जाता कि बस करो, अब नरेंद्र जो होता है रूबी का उस तरीके ध्यान नहीं रख पाता जिस तरह रूबी अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगी पड़ी हुई है। तो उसी दिन से अपने भरोसे में रूबी को लेना जब शुरू कर देता, रूबी के सामने कहने लग जाता है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, हम तो आप जैसी युवती की तलाश कर रहे हैं। लेकिन असल में योगेश जो होता ऑलरेडी शादीशुदा भी होता, उसके टोटल एक बच्चा भी होता जो अपनी पत्नी को इधर मेरठ में ही अब रखा हुआ था। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है योगेश रूबी अग्रवाल को अपने ही इशारों पे नचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रूबी अब जो होता है नरेंद्र की गैर मौजूदगी में बराबर योगेश को अपने कमरे बुलाने लग जाती है, क्योंकि नरेंद्र जो होता है अपने घर कभी कभी 3-4 दिन के लिए चला जा करते थे। पूरे वक्त जो होता है इधर योगेश और नरेंद्र एक ही कमरे में निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन नरेंद्र जब कभी पहुंचने के बाद उस इलाके में काफ़ी लोगों के घर अभी आना जाना हो जाता है, जिसके वजह से कानों में एक दिन रूबी और योगेश के प्रेम संबंध के चर्चे के खबर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद भन्ना आ जाता है और इधर खबर आकर रूबी से पूछताछ के लिए जानकारी लेना शुरू कर देता है। और रूबी जो होती है डरते बरारते पूरी जानकारी, जिसकी वजह से अब जो होता है उसके सामने जाता नरेंद्र वहीं धमकाम करने लग जाता कि हमारी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और हमारे अगर प्यार में तुम अड़ंगा बनोगे तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। लेकिन यही बात जब योगेश सुनता उसी वक्त उसके कानों में तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठहरावा सिपाही कर्मी जिसकी वजह से वह भी धमकी देना शुरू कर देता। और इसी बात को लेकर अब जो होता है रूबी और इधर योगेश दोनों मिलकर नरेंद्र से झगड़ा तकरार शुरू कर देते हैं और कई बार अपने रास्ते में अड़ंगा देखकर कभी कभी रूबी जो थी तो तरीके से योगेश को इशारा मारकर योगेश और नरेंद्र के बीच झगड़ा तकरार करवा करती थी। लेकिन यह सिलसिला जब बीतने लग जाता है, बीतते वक्त जो होता है इधर योगेश को लगने लग जाता है कि नरेंद्र जो होता आए दिन हमारे प्यार में अड़ंगा बन रहा है, तो उसी वक्त योगेश जो होता सोच लेता है कि हमें कोई ना कोई बेहतर तरीके से प्लान बनाना पड़ेगा। और इसी प्लान के तहत रूबी को अपने बातों में उलझाता है। उलझाने के बाद जो होता है रूबी पूरी तरह से फैसला ले लेती है कि हम जो होता शादीशुदा व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि बिन शादी वाले लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यही सब सोच साज कर एक दिन खुद जो होता है नरेंद्र के सामने उधर रूबी कह बैठती है कि हमें अब तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं, हमें दिलचस्पी दिख रहा है अब सिपाही कर्मी साहब योगेश के अंदर। लेकिन यह बात जब सुनता है उसी समय नरेंद्र पूरी तरह बौखला जाता है, कहने लग जाते कि हमने तुम्हारे लिए अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार को छोड़ा और तुम हमें 1 मिनट के अंदर ही अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर रही हो। और इसी बात को लेकर रूबी और नरेंद्र के बीच आए दिन अब झगड़े तकरार हुआ करते थे। लेकिन जब झगड़े तकरार हुआ करते थे तो इसी बीच जो होता है अब योगेश पूरी तरह से रूबी के प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि सोच लेता है रूबी के साथ मिलकर कैसे न तैसे कर नरेंद्र को ही अब रास्ते से ठिकाने लगाया जाए। और तभी जो होता घटना से मात्र अब 4 महीने पहले योगेश अब नरेंद्र से मुलाकात करता है, कहने लग जाता कि दोस्त हमारा जो तबादला है इस शहर से अब दूसरे शहर में होने वाला है और हम वहाँ चले जाएंगे, तुम जो होता है रूबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना। और इसी बात को लेकर नरेंद्र जो होता है अब दोबारा योगेश के साथ दोस्ती बना लेता है और फिर दोनों का फिर दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है। दोनों उठकर बैठकर लगा लेते हैं और दोनों को जब भरोसा हो जाता है कि बस करो अब जो होता नरेंद्र पूरी तरह से हमारे काबू में आ चुका है, तो योगेश और रूबी दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं। उसी फैसले के तहत अब जो होता है तौर तरीके से अब प्लान का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब घटना के कुछ ही हफ्ते रह जाते हैं उसी वक्त जो होता है इधर
नरेंद्र उस कॉलोनी पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि इधर मौके पर ब्यूटी पार्लर तो गई हुई है, क्योंकि उस समय रूबी मौके पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रही होती है। लेकिन सीखने के बहाने जो होता है इधर योगेश के साथ कभी होटल कभी मॉल में बराबर घूमना फिरना हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी बड़ी जल्दी नरेंद्र को लग जाता है कि हमारे पीठ पीछे अभी भी दोनों का प्रेम रिश्ता बना हुआ। इसी बात को लेकर जो होता है दोबारा अब नरेंद्र और इसी बीच योगेश के झगड़े तक हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर जो होता है कैसे ना तैसे कर योगेश जो होता है नरेंद्र को अपनी बातों में सुलझाता करने लग जाता कि यार कि हमारी ज़िंदगी कुछ देर की यहाँ रहकर बची हुई है, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन इधर नरेंद्र को यकीन हो जाता है, जिसके बाद दोबारा जो होता है दोस्ती अब चल पड़ती है। और तभी जैसे ही 27 सितंबर साल 2019 का ही अब वक्त होता है, उसी दिन इधर रूबी फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती कि आप इस समय ना आप मुरादाबाद आ जाइए और हमें आपसे बड़ी जल्दी मुलाकात करना है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का हम फैसला लेना है। और दूसरी तरफ पर रूबी यह बात जब सुनता है नरेंद्र उसी समय घर पर होता है, कहने लग जाता कि रूबी हम जो होता इस समय ना मौके पर नजीबाबाद जाने वाले हैं, अपनी पत्नी के लिए कुछ दवाइयाँ लेना है और फिर तुम जो होता हम वहाँ तुमसे जोया मुलाकात करेंगे और तुम जोया पहुँचो। और दूसरी तरफ रूबी आप बात सुनने के बाद हामी भर लेती है और जैसे ही दोपहर का टाइम होता उसी वक्त बाइक लेता है नरेंद्र निकल जाता और फिर जोया पहुँचता। लेकिन जोया पहले से ही आकर खड़ी होती है रूबी अग्रवाल जो होती है वही खड़ी होती, चार बात करती है। फिर रूबी और इधर नरेंद्र दोनों मिलकर जो होता है अब वहाँ से इधर बिजनौर के लिए जाने वाली बस का इंतज़ार करते हैं। लेकिन तब तक योगेश अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। अब पूछताछ करता है तो पता चलता है कि इधर अब मौके पर बिजनौर जाने वाला है। लेकिन इस बात की जानकारी पहले से योगेश को होता है। योगेश कहने लग जाता कि यार हमें भी बिजनौर जाना कोटेदार, और हम वहाँ जाएंगे, तुम लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, फिर रास्ते में उतार देंगे, तुम लोग उतर जाना। यह बात रूबी समझती थी और रूबी जो होता है नरेंद्र को अपनी मीठी मीठी बातों में लेती है और उसी कार में बैठाती। अब जो होता है कार का हैंडल इधर योगेश पकड़ लेता और चलाना शुरू कर देता। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का सफ़र तय करता उसी रास्ते में जो होता है इधर नूरपुर के ही जो मुरादाबाद मार्ग पड़ता है उसी मार्ग पर ही इधर बीरपाल और बिरोज सैनी मिलते हैं। यह दोनों उसके अपने करीबी दोस्त होते हैं जो ठीक इधर अमरपुर अब काशी गांव के रहने वाले होते हैं और उसी कार में बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो इधर जो होता है योगेश दोनों को इशारा मारता, दोनों समझ जाते हैं। फिर उसी कार में अब चारों के चारों मिलकर पैक लगाना शुरू कर देते हैं और जब पैक लगाना शुरू कर देते हैं तो चंद मिनट के अंदर नरेंद्र काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता। उस अवस्था को समझते हैं। समझने के बाद जो होता है फिर एक होटल पे जाते हैं, उसी होटल पे खाना खाते हैं, फिर वहाँ पैक लगाते हैं, फिर आगे कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तब तक रात का वक्त सन्नाटा हो जाता और उसी कार में जब दोनों नरेंद्र को बेसुध देखते हैं फिर पाँचों को पाँचों मिलकर गला दबाकर बेरहम तरीके से नरेंद्र की हत्या कर देते हैं। फिर पाँचों प्लान बनाते हैं बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन उसी भी दोनों जो योगेश के करीबी दोस्त होते हैं कहने लग जाते हैं कि दीवान जी आखिर इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और तभी जो होता है इधर मौके पर जो बीरपाल तो कहने लग जाता कि ठीक जो होता है अपने ही कस्बे जो बिलारी पड़ता है उसी कस्बे में ही कस्बे के अंतर्गत अमरपुर काशी गांव आता, वहीं तो हमारा अपना घर है। हमारे घर के साइड में एक नलकूप खोदा जा रहा है, लगभग 25-26 फीट का गहरा गड्ढा है, उसी गड्ढे में ले चले काम तमाम कर दें। और यह बात योगेश जानता है, समझ जाता है, इशारा करता है, ठीक जो तैयार हो जाता है और चंद घंटे का सफ़र तय कर अब अमरपुर काशी गाँव में पहुँच जाता है। और सही में एक गड्ढा लगभग 25 फीट का खोदा तो उसी गड्ढे में ले जाकर इधर नरेंद्र की बॉडी को डंप कर देता। फिर उसके ऊपर एक टाली मिट्टी डालता है और डालने के बाद फिर कार लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब अपने ही इलाके के लिए निकल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकलकर इन पांचों की तरफ पुलिस की जो टीम होती है पांचों को अपनी कस्टडी में ले जाकर अब थाने पेश कर देती है। और थाने की टीम जो होती है उसी वक्त लेती है, ले जाती है कोर्ट पेश करती है। कोर्ट में इन पांचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस वीडियो का इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। इसमें जंग बहादुर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आमसी राम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं और जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं, सुंदर लाल जो ठीक मध्य प्रदेश जो छतरपुर पड़ता है उसी में ही एक अहिरावर पड़ता है वहीं के रहने वाले हैं। इधर साहब सिंह उत्तर प्रदेश जो बिजनौर पड़ता है उसी में सलेमपुर गांव पड़ता है उसी के रहने वाले हैं। और ओम प्रकाश
जो मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं, और इधर दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। इन सभी वीवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।